आज हमारा अभी जो टॉपिक है स्प्रिंग कनेक्टेड विद मास, मतलब द्रव्यमान से जुड़ी हुई स्प्रिंग में बल। ये हमारा एक हिंट है। एक्चुअली में स्प्रिंग रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस में स्प्रिंग जोड़ देते हैं। तो पहले तो हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग के बल का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी स्प्रिंग हो, ठीक है ना, और उस पर अगर कोई भार लटका दिया जाए एम, तो होता क्या है, अगर नेचुरली ये स्प्रिंग देखें हम तो ये इतनी लेंथ तक है, ठीक है, ये नेचुरल है, नेचुरल स्प्रिंग, मतलब सामान्य स्प्रिंग तो ये है। और जैसे ही आपने इसका भार, इस पर द्रव्यमान लटकाया, इसकी लंबाई बढ़ गई x, बढ़ जाएगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसका वेट mg लगेगा नीचे। तो होता क्या है, जैसे आप भार लटकाते या बल लगाते हो तो इसकी x जो है, x को बोलते हैं हम लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि हुई, स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि हुई, तो जो स्प्रिंग का बल है, ये स्प्रिंग का बल विपरीत दिशा में यहां लगता है Fs। इसे बोलते हैं प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल वो बल होते हैं जो द्रव्यमान या स्प्रिंग को वापस लाने का प्रयास करते हैं। अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे तो ये प्रत्यानयन बल इसे वापस लाने का प्रयास करेगा। अगर आप स्प्रिंग को दबाओगे तो प्रत्यानयन बल नीचे की ओर लगने लगेगा। तो जो Fs है, इसे हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल, Fs। प्रत्यानयन शब्द क्यों है? क्योंकि यह स्प्रिंग को वापस लाने का प्रयास करेगा। अगर आप खींचोगे तो कंप्रेस वापस लाएगा, अगर कंप्रेस करोगे तो फिर वो स्प्रिंग को नेचुरल स्थिति में लाने का प्रयास करता है। तो जो Fs है, ये समानुपाती होता है -x। मतलब आप जितना ज्यादा x उसकी लंबाई में वृद्धि करोगे, ये प्रत्यानयन बल उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे आप खींचते जाओगे, स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल बढ़ता जाएगा। माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि ये दोनों सदिश राशि है और ये दोनों विपरीत दिशा में। अगर आप x नीचे खींचोगे, अगर आप x को नीचे खींच रहे हो, तो आप देख रहे हो कि बल ऊपर की ओर लग रहा है। इसका मतलब है ये माइनस साइन क्या बताता है? विपरीत दिशा। अब जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है k। क्या आ जाता है? कांस्टेंट k है। k को बोलते हैं स्प्रिंग नियतांक। k जो होगा स्प्रिंग नियतांक Fx/x है, मतलब न्यूटन पर मीटर इसका मात्रा। तो k एक कांस्टेंट है जो स्प्रिंग का नियतांक कहलाता है और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। अब माइनस को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस केवल दिशा के लिए यूज होता है ना। क्योंकि बल एक सदिश राशि है, इसलिए माइनस साइन के साथ बताना पड़ता है प्रत्यानयन बल को कि ये विपरीत दिशा में लग रहा है, x के विपरीत दिशा में। जहां प्रसार करोगे उसके विपरीत दिशा में ये प्रत्यानयन बल कार्य करता है। तो एक नया बल लगता है स्प्रिंग में, जिसे हम प्रत्यानयन बल बोलते हैं। और ये आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे स्यूडो फोर्स लगता था, ऐसे स्प्रिंग में भी एक बल और कार्य करता है जो स्प्रिंग को पुनः वापस लाने का प्रयास करता है। और उसकी वैल्यू होती है -kx, जहां k कहलाता है स्प्रिंग का नियतांक। ठीक है ना। अब इसी से हम पाठ्यांक या तुला बनाते हैं। पाठ्यांक भार नापने, स्प्रिंग तुला बोलते हैं सर, स्प्रिंग तुला। तो क्या करते हैं हम, यहां ऐसी रीडिंग रहती है, ठीक है, और इसमें एक स्प्रिंग लगी रहती है। तो स्प्रिंग में एक क्या होता है, जैसे ये स्केल 0 स्केल है, ये है 0, ये है 1, ये है 2।
तो यहाँ एक स्प्रिंग का एक पॉइंटर रहता है, ठीक है। अब ये पॉइंटर रहता है, सपोज यहाँ इसको 0 लेते हैं, इसको 0 लेते हैं, जनरली 0 ऊपर वाली होती, माइनस ये 0, ये 1 है, ये 2। तो अगर आप देखें कि जैसे आपने इसको मास को लटकाया, ये जो इसका पॉइंटर है नीचे आ गया, नहीं तो ये सामान्य अवस्था में 0 पर होता है, तो यहाँ नीचे आ गया तो 2 रीडिंग आ रही है। इसका मतलब है आप कहोगे कि इस समय जो इसका जो भार है, जो पाठ्यांक है, वो कितना होगा? स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक हम कहेंगे ये 2 kg वेट होगा। इस तरीके से स्प्रिंग का पाठ्यांक है ना। और ये मास कितना रहा होगा? मास 2 kg रहा। मास 2 kg है तो ये 2 kg 2 × 20 न्यूटन मतलब 2 kg वेट इसका पार्ट है। ये स्प्रिंग तुला कहलाती है ना। आपने देखा होगा कई बार स्प्रिंग से वेट नापते हैं ना, तो भार नापने के लिए स्प्रिंग तुला बनाई जाती है। हालांकि अब तो डिजिटल मशीन आ गई है बहुत, है ना, तराजू भी होते हैं, डिजिटल मशीन होते हैं, कई तरीके से भार नापते हैं। स्प्रिंग तुला भी एक भार नापने की चीज है। अच्छा, इसकी अच्छी बात यह है कि स्प्रिंग तुला में भार नापते समय चूंकि स्प्रिंग में kx होता है, कहीं भी g का उपयोग नहीं होता। स्प्रिंग का जो तनाव बल होता है वो kx के बराबर होता है, इसमें कहीं भी स्मॉल g नहीं आता है। इसलिए स्प्रिंग तुला जो है वो स्मॉल g पर निर्भर नहीं करती, है ना, स्मॉल g पर निर्भर नहीं करती। अच्छा, अगर मैं इस स्प्रिंग तुला को ऐसा कर दूं, ये स्प्रिंग है, ये S1 है, ये S2 है, और 2 स्प्रिंग तुला श्रेणी क्रम में जुड़ी है, ठीक है। और इससे हम भार लटका रहे हैं 2 kg। तो अगर हमने 2 स्प्रिंग तुलाओं को ऐसी श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, अब आप बताइए इन दोनों की रीडिंग क्या? तो होता क्या है, जब आप इसका भार लटकाओगे तो x इसका प्रसार होगा। तो प्रसार श्रेणी क्रम में, तो ये आपको दिख रहा है ना, श्रेणी क्रम में अगर हम 2 स्प्रिंग तुला को जोड़ेंगे तो जितना प्रसार इसमें होगा उतना ही प्रसार इसमें। क्यों? क्योंकि mg जो है इस पे भी लगेगा और श्रेणी क्रम में इस पे भी लगेगा। क्या आप बात को समझ? अगर 2 स्प्रिंग तुलाएं श्रेणी क्रम में लगी हैं तो जितना एक स्प्रिंग खींचेगी उतना ही दूसरी स्प्रिंग खींचेगी, दोनों समान होना चाहिए। तो इसका मतलब है इसका भी वेट, इसका भी रीडिंग, S1 की रीडिंग भी 2 kg वेट आएगी और S1 की रीडिंग भी 2 kg वेट होगी और S2 की रीडिंग भी 2 kg वेट होगी। कैसी होगी? समान पाठ्यांक, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इसको समांतर क्रम में जोड़ें, समांतर क्रम में कैसे जुड़ेंगे? एक ये जोड़ दिया, एक ये जोड़ दिया और इससे एक द्रव्यमान को, ब्लॉक को लटका दिया। यह है 2 kg। अब क्या लगता है आपको कितना पार्ट है? अगर 2 स्प्रिंग तुलाओं को समांतर क्रम जाए तो एक के बाद एक पैरेलल में, दोनों के एक सिरे एक साथ, दूसरे सिरे एक साथ, और फिर इन दोनों से मिलाकर 2 kg को लटकाया। अब आपको बताना है कि इस स्थिति में दोनों स्प्रिंग तुलाओं का पाठ्यांक क्या होगा। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, समांतर क्रम में क्या होता है, ये 2 kg को आधा आधा बांट। अब क्या होगा, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई तो समान होगी, लेकिन 2 kg दोनों में बढ़ जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे होता है ना 2t बराबर 2g, तो t बराबर g मतलब 10, तो 10 kg वेट इस समय इसका पाठ्यांक। या t की जगह हम यहाँ fs लिखें तो और अच्छा रहेगा। देखिए इस अवस्था में जैसे दो टेंशन होता है t, तो 2t बराबर 2g, या हम लिखेंगे 2fs बराबर 2g, तो fs बराबर क्या होगा? 10 kg वेट। मतलब इसका पाठ्यांक भी 10 kg वेट होगा, आधा हो जाएगा, और इसका भी पाठ्यांक 10 kg वेट होगा, आधा आधा दोनों में डिवाइड होगा। लेकिन श्रेणी क्रम में सेम 222 kg वेट 2 kg वेट होगा।
ओके 10 kg वेट में है ना 1 kg वेट करना चाहिए मुझे, 1 kg वेट और ये भी 1 kg, ये 20 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन का मतलब होता है 1 kg। स्प्रिंग एक विशेष प्रकार का मैकेनिकल पार्ट है ना। स्प्रिंग एक विशेष चीज है फिजिक्स की नेचर में, जो आप एक विशेष प्रकार से कार्य कर सकते हैं। स्प्रिंग की खासियत होती है कि आपको पता है एक मेटल को बेंड करके इस टाइप का राउंड राउंड शेप दिया जाता है। अगर आप एक सिरे पर बल लगाते हो, अगर आप स्प्रिंग को खींचते हो तो क्या करता है, स्प्रिंग को जैसे छोड़ोगे स्प्रिंग अपनी स्थिति में वापस आ जाती है, और जो बल उसको वापस लाता है उसको बोलते हैं हम प्रत्यानयन। आप जितना खींचोगे प्रत्यानयन बल उतना ज्यादा, इसलिए हम लिखते हैं Fs प्रोपोर्शनल टू x, और माइनस जो है वो माइनस साइन क्या बताता है कि s और f के विपरीत दिशाओं में रहेंगे, है ना, सदिश के कारण। समानुपाती चिन्ह हटाने से एक नियतांक आता है, जैसे हम k से लिखते हैं, k को बोलते हैं हम स्प्रिंग नियतांक, जिसकी मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। तो ये स्प्रिंग का फोर्स होता है जो स्प्रिंग पर लगता है। अच्छा, अगर हम पाठ्यांक नापना है तो हम स्प्रिंग तुला बनाते हैं। स्प्रिंग तुला में इस प्रकार से स्प्रिंग रहती है, इसका स्प्रिंग नॉर्मल में 0 पर रहता है पॉइंटर, और जैसे ही आप भार लटकाते हो पॉइंटर नीचे की ओर खिसक जाता है क्योंकि स्प्रिंग खींचती है। जैसे ही आप हटाओगे तो ये वापस 0 पर पहुंचे, है ना। मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जो बार बार खींचने पर भी उसकी रिदम या उसकी स्टिफनेस को चेंज ना करे। ओके, तो जैसे ही मैंने इस पर ये 2 kg का बाट लटकाया तो बताएं इसका पाठ्यांक क्या होगा। तो इसका पाठ्यांक होगा 2 kg वेट। 2 kg वेट कहें या 20 न्यूटन, एक ही बात है। 20 न्यूटन या 2 kg वेट एक ही पाठ्यांक कहलाएगा। अगर दो श्रेणी क्रम में लगाओगे और फिर आप 2 kg को लटकाओगे तो आप देखोगे जितना इसमें x बढ़ेगा उतना ही x इसमें बढ़ेगा, इसलिए दोनों के पाठ्यांक क्या होंगे, समान आएंगे, समान पाठ्यांक होंगे 2 kg वेट 2 kg। अगर आप समांतर क्रम में जोड़ोगे इनको तो क्या करेंगे, ये भार को डिवाइड कर देंगे, आधा आधा डिवाइड कर देंगे, इसलिए 2 kg द्रव्यमान लटकाने पर इनका पाठ्यांक 1 kg वेट 1 kg वेट आएगा, मतलब 10-10 न्यूटन का पाठ्यांक आएगा। ओके, कुछ और क्वेश्चन करेंगे आप। ये एक टेबल है, ये स्प्रिंग तुला है, आपको बताना है स्प्रिंग तुला का पाठ्य। केस में केजी वेट लिखा करो, आप केजी लिख रहे हो मास के बारे में बता रहे हो, केजी वेट लिख रहे हो फोर्स के बारे में बता रहे हो, ये छोटी बात है, यही तो समझना है आपको कि केजी और केजी वेट में जमीन आसमान का अंतर है। केजी और केजी वेट एक ही चीज नहीं है, केजी द्रव्यमान है तो केजी वेट उससे संबंधित भार है। हाँ, इस केस में आप जानते हैं क्या करना है हमको, क्या आंसर रहेगा देखेंगे। माना कि ये टेंशन टी है, इसका टेंशन टी है, ये टेंशन टी है, ये टेंशन टी है, ठीक है। साम्य अवस्था में क्या होगा, साम्य अवस्था में ये 2g नीचे लगेगा तो t बराबर हो जाएगा 2g, मतलब 20 न्यूटन, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं, भाई t बराबर 2g, सब गति तो हो नहीं रही है, स्थिर अवस्था है। अब होता क्या है कि टेंशन 20 न्यूटन इधर भी लग रहा है, 20 न्यूटन इधर भी लग रहा है। अब एक उदाहरण समझना, मुझे अगर कोई यहाँ 20 न्यूटन से खींचे तो क्या होगा। अगर कोई मुझे यहाँ 20 न्यूटन से मेरे इस हाथ को खींचे तो मैं ऐसा भाग जाऊंगा, और अगर मुझे कोई यहाँ 20 न्यूटन से खींचे तो मैं यहाँ भाग जाऊंगा। तो बताओ मैं स्थिर कब रहूंगा, मैं स्थिर तब रहूंगा जब दोनों तरफ 20 न्यूटन और 20 न्यूटन से खींचे। समझ में आ रही बात को, तो तभी तो मैं स्थिर रह पाऊंगा। तो इस केस में क्या होता है, एक 20 न्यूटन सपोर्ट का काम करता है, एक जो 20 न्यूटन का टेंशन है ये सपोर्ट का काम करता है,
और दूसरा 20 न्यूटन जो है ये इसकी लंबाई को बढ़ा देता है। किसकी लंबाई बढ़ा देता है? स्प्रिंग। समझ गए? मैंने पता है ना, अगर एक ही तरफ 20 लगेगा तो ऐसा नहीं होगा कि 20 लगेगा तो मैं इसकी लंबाई डबल हो जाएगी। ये वाला इसके स्प्रिंग के सपोर्ट का काम रोकने के लिए भी चाहिए। स्प्रिंग खींचेगी कैसे? एक कोई आधार बनेगा और फिर दूसरी तरफ बल लगेगा तभी तो खींचेगी। तो एक ये दोनों 20 न्यूटन बराबर है चूंकि, तो एक सपोर्ट का काम करता है, दूसरा उसकी लंबाई बढ़ा देता है, हम ये मानते हैं। और इसकी लंबाई बढ़ा देता है तो वो 20 न्यूटन के अकॉर्डिंग लंबाई बढ़ाएगा। इसलिए इसकी जो रीडिंग होगी, रीडिंग जो होगी वो होगी 20 न्यूटन, या इसको हम लिखेंगे 2 kg। ये आंसर होगा इसका। समझ गए ना? 4 नहीं होगा। एक जो भार है ये सपोर्ट का काम करेगा और दूसरा भार इसकी लंबाई को बढ़ा देगा। तो दूसरा भार भी टेंशन कितना दे रहा है? कितना टेंशन दे रहा है भाई? 20 न्यूटन का। तो इसमें जो भी रीडिंग आएगी वो 20 न्यूटन है। समझ में आ गई इसके आपकी टेक्निक? तो इसका आंसर 2 kg वेट या 20 न्यूटन। अब मैं इसको 4 kg करूंगा और इसको 10 kg करूंगा। अब आपको पाठन हो गया। कठिन क्वेश्चन एकदम से समान था, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक जैसे अगर द्रव्यमान होंगे तो एक आधार का काम करेगा और दूसरा उसको खींच देगा, तो आंसर आ जाता है। इस समय स्प्रिंग केवल 20 किलोग्राम वेट को ही नापती है। लेकिन अगर अलग अलग द्रव्यमान है तब क्या होगा? जैसे हम इनको छोड़ेंगे, स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक याद करें, जब द्रव्यमानों को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए। देखो ये वाला नीचे जाएगा ए त्वरण से, ये वाला ऊपर जाएगा ए त्वरण से, और ये बीच में रस्सी, ये स्प्रिंग क्या है? खिंच जाएगी। स्प्रिंग खिंच जाएगी और इसमें पाठ्यांक आ जाएगा। लेकिन ये स्थिर नहीं रहेंगे, ये नीचे चलने लगेगा और ये ऊपर। ये तो आप क्लियर होना चाहिए कि ये स्थिर नहीं रहने वाले, ये गति करेंगे। कितने त्वरण से? ए त्वरण से। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसमें 10g नीचे लगेगा, इसमें 4g नीचे लगेगा, और हम इक्वेशन लिखेंगे 10g माइनस T2 बराबर 10। ये हो गया पहला, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो 10g माइनस T2 बराबर 10। इसके लिए देखो ये ऊपर जा रहा है तो T1 ज्यादा होगा, तो हम लिखेंगे T1 माइनस T1। अच्छा एक चीज, सॉरी एक गलती हुई मुझसे। एक्चुअली ये रस्सी यहां से यहां तक एक जैसी है, स्प्रिंग के कारण रस्सी में कोई फर्क नहीं। समझे? बीच में कोई ये द्रव्यमान भी है, तो हम T1 T2 नहीं ले पाएंगे, हम T1 ही लेंगे, सेम है। तथा टी ही पाठ्यांक। ये देखो भाई, ये एक्चुअली मैं थोड़ा सा एकदम मुझे ये ब्लॉक दिखा था, इसलिए मैंने सोचा इधर का अलग रस्सी है और इधर का अलग रस्सी है। रस्सी एक ही है, ये यहाँ से यहाँ तक एक ही रस्सी, ठीक है ना? बीच में बस स्प्रिंग लगी हुई है, लेकिन ये द्रव्यमान विहीन है, इसलिए इसको यहाँ एक ही रस्सी कंसीडर करेंगे। इसमें तनाव एक ही टी कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये जैसे ही छोड़ेंगे तो ये नीचे जाएगा, तो हम लिखेंगे 10g माइनस टी बराबर 10 है। ये ऊपर जाएगा तो t माइनस 4g बराबर 4a। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब अगर हम इसको ऐड कर देते हैं, 1 + 2 कर देते हैं, तो t से t जाएगा, ये हो जाएगा 6g बराबर 14a, या a बराबर 60/14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण आ गया। अब हम आ जाते हैं इक्वेशन 2 पर, तो t माइनस 40 लिख दें इसको हम, बराबर 4 × 60/14। तो t बराबर हो जाएगा, अब इसको थोड़ा और कैलकुलेट करेंगे, 240/14 + 40। इसको सॉल्व करें जरा, t की वैल्यू क्या आ रही है बताएं, और यही इसका पाठ्यांक इस केस में। क्योंकि क्या होगा, ऑटोमेटिक ये बैलेंस हो जाएगा, और इसमें जो भी तनाव बल होगा, भाई रस्सी इसको खींच रही है, जितने तनाव बल से इधर खींच रही है उतने तनाव बल से इधर खींच रही है। एक तनाव बल इसको सपोर्ट का काम करेगा और दूसरा तनाव बल इसको खींच देगा, रीडिंग दे देगा। तो जो टी आएगा वही इसकी रीडिंग होगी। क्लियर हो गया बात को?
लेकिन इस केस में ये दोनों द्रव्यमान मूव कर रहे होंगे, ये नीचे जा रहा होगा और वो ऊपर जा रहा होगा। हाँ, अगर ये दोनों समान होते तो ये मूव नहीं करते, लेकिन रीडिंग तब भी टी ही होती। लेकिन इस केस में आपको टी निकालने के लिए इक्वेशन लगाना है, फिर ए निकालना है और फिर टी को निकालना है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर अलग अलग द्रव्यमान है तो फिर कैसे इसमें आपको रीडिंग या तनाव बल कैलकुलेट चेक कर लें। क्या यही आंसर है 57.1 न्यूटन? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सब नया नहीं है, सिर्फ हमें क्वेश्चन में स्प्रिंग तुला जोड़ दी और कहा कि आप पाठ्यांक बताओ। अब प्रॉब्लम ये है कि ये द्रव्यमान स्थिर नहीं है, ठीक है, आप तनाव बल निकाल दो। एक तनाव इसको सपोर्ट करेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में था, और दूसरा तनाव बल खींच देगा। तो इसका मतलब जो टी है वही इसकी रीडिंग है। तो ये न्यूटन में 47.1 न्यूटन इसका पाठ। और करेंगे क्वेश्चन। ये दो ब्लॉक है, ये 4 kg है, ये 6 kg है, ये समतल है। यहां फोर्स लगा देते हैं हम 20 न्यूटन का, और यहां फोर्स लगा देते हैं हम 10 न्यूटन, और ये स्प्रिंग है, ठीक है ना, ये स्प्रिंग है। अब क्वेश्चन ये है, स्प्रिंग तुलाई बना देते हैं। ओके, आप देख रहे हैं कि एक तरफ 10 न्यूटन का फोर्स है और एक तरफ 20 न्यूटन का फोर्स है, और ये 6 kg का ब्लॉक है और ये 4 kg। क्वेश्चन सिंपल है कि स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक ज्ञात करें। यदि स्प्रिंग का नियतांक 5 न्यूटन पर मीटर हो तब स्प्रिंग में प्रसार भी ज्ञात करें। ये पहला क्वेश्चन है और ये ओके। फिर मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जल्दी से ये स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक निकालो इस केस में। अच्छा, कॉन्सेप्ट एक ही है, क्वेश्चन के टाइप भी एक ही चल रहे हैं ना, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बस हम अलग अलग डायग्राम, अलग अलग द्रव्यमान लगा रहे हैं, अलग अलग पोजीशन ले रहे हैं, लेकिन एक ही फॉर्मेट पे क्वेश्चन चल रहा है। चलिए इसको सॉल्व कर। देखिए, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अब आप जानते हैं इसके बीच कॉन्सेप्ट से बल इतना है कि स्प्रिंग की जगह अगर आप इसे रस्सी मान लें और उसका तनाव बल निकाल लें, वो तनाव बल ही तो उसका पाठ्यांक होता है। समझ गए? इधर का तनाव बल इसको सपोर्ट देगा, दूसरा तनाव बल खींच देगा, पाठ्यांक आ जाएगा। उसके अंदर जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होगा, हमें पाठ्यांक मिल जाएगा। लिखी रहती है ऑलरेडी, है ना। तो बस इसको बेसिक से माने कि ये ज्यादा है और ये कम है, तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा कि निकाय में उत्पन्न त्वरण। देखो, कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होता, सब हर क्वेश्चन में हम पहले यही करते हैं कि अगर ये बल लग रहा है तो ये पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा होगा। कहां चल रहा होगा? निकाय में उत्पन्न त्वरण। ए बराबर कैसे होगा? ए बराबर होगा F2, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, F2 कितना, 20 ज्यादा है तो 20, उस तरफ कितना है -10 अपॉन टोटल मास क्या है 6 + 4, तो त्वरण आ जाएगा 10/10 1 मीटर पर सेकंड। ये स्टेप 1 था जो इस क्वेश्चन में सॉल्व है ना। डायरेक्ट कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता कि आप पाठ्यांक बता दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ये दोनों बल लगेंगे, ये पूरा निकाय एक त्वरण से गतिमान करेगा, और वो त्वरण कितना होगा? A बराबर 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब हम मान लेते हैं स्प्रिंग की जगह रस्सी और इसमें तनाव बल निकालेंगे। स्टेप 2, स्प्रिंग में तनाव बल। ओके, तो 6 kg के लिए देखना हम क्या करने जा रहे हैं। ये 6 kg, ओके, यहाँ 6 kg यहाँ जा रहा है। A बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें किसी को शक नहीं है ना। त्वरण की दिशा क्या होगी ये भी आप बता दें। त्वरण किसकी ओर होगा? त्वरण की दिशा ये होगी, ज्यादा वाले बल की तरफ होगी ना। ये पूरा निकाय 20 न्यूटन की दिशा में गति करेगा इतने त्वरण से। अब हम जाते हैं स्प्रिंग में तनाव बल निकालने के लिए। Fs जो है हमारा स्प्रिंग का तनाव बल, Fs मान लो, T मान लो, जो भी मानना है मानो, आपकी मर्जी।
तो ये जो 6 kg है इसका एपीडी बनाया, इसको 1 मीटर से यहाँ घुमाया और ये है 20 न्यूटन का फोर्स। आपको पता है कि ये स्प्रिंग का सिरा जुड़ा हुआ है, तो स्प्रिंग का सिरा यहाँ बल लगाएगा और ये होगा एफएस या टी। इधर ही तो लगेगा ना यार स्प्रिंग का बल। प्रत्यानयन बल आप इसको खींचोगे तो प्रत्यानयन बल कहाँ लगेगा? तो ये एफबीडी बन गया 6 kg का। अब आप इसको कैसे लिखोगे? आप लिखोगे इसको 20 माइनस एफएस या टी बराबर 6a। सो 20 माइनस टी, 6a को लिखोगे 1, तो टी बराबर आ जाएगा 14 न्यूटन। यही स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक आंसर। बहुत आसान है, वही बेसिक क्वेश्चन है, आपको बस स्प्रिंग की जगह एक रस्सी मान के उसको सॉल्व करना। अच्छा, स्टेप 3 पर आ जाए। हमें पता है कि स्प्रिंग का फोर्स ही टेंशन है ना? स्प्रिंग का फोर्स ही टेंशन है और ये कितना आया? ये आया 14 न्यूटन और ये बराबर होता है kx। तो x बराबर हो जाएगा 14 अपॉन k और k बराबर दिया है 5 न्यूटन पर मीटर अपॉन 5। तो x, और ये किस में आएगा आंसर? ये आएगा आपका मीटर में। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना, अगर ये न्यूटन पर मीटर है तो ये आंसर मीटर में। तो x बराबर 14 अपॉन 5 मीटर, है ना? सेंटीमीटर में बदल सकते हो आप, है ना? बहुत बड़ा सेंटीमीटर आएगा, तो इतना ही सीखे 14/5 मीटर, क्योंकि k इसका बहुत कम है, k थोड़ा ज्यादा रखता है, मैं 50 तो और छोटा x आता है। इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल कर रहे बच्चे, हटा दिया जाए, बड़ा आसान है ना? कुछ भी नहीं है भाई। ये 20 है, ये 10 है, तो निकाय जाएगा 20 माइनस 10/10, 1 मीटर पर सेकंड। हाथों में कर सकते हो आप। अब इसका एफबीडी देखें तो 20 यहाँ है, टी यहाँ है, तो 20 माइनस टी बराबर 6 है और ए है 1, तो कितना हो जाएगा? तो 20 माइनस टी बराबर 6 है, तो टी बराबर होगा 20 माइनस 6 मतलब 40। और बस इसमें जो टेंशन आएगा टी, वही इसका पाठ्यांक होता है। 4 kg, ये है 10 न्यूटन इसका, ये स्प्रिंग का बल होगा और ये यहां जा रहा है ए से, देखना है। तो अब आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे टी ज्यादा है ना, -10, टी -10 बराबर 4 इंटू ए। सो टी बराबर 4, ए को लिखो 1 और यहां गया तो +10, तो टी बराबर 40। तो देखा आपने कि 4 kg से निकाला तब भी वही सेम है, टेंशन तो एक ही रहेगा ना, कहीं से भी निकालो वही आंसर। सारे डायग्राम में, अगर पूरे डायग्राम में देखा जाए तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो द्रव्यमान स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है? जब 200 न्यूटन का बल द्रव्यमान बी पर लगाते हैं, तब द्रव्यमान ए का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। ज्ञात करें द्रव्यमान बी का त्वरण। देखे है ना, ये क्वेश्चन को है वही क्वेश्चन, एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है। दो मास है, बीच में एक स्प्रिंग है और यहाँ आपने 200 न्यूटन का बल लगाया। जैसे आपने 200 न्यूटन का बल लगाएंगे, ये स्प्रिंग खींचेगी और ये स्प्रिंग खींचेगी और ये स्प्रिंग इस पर बल लगाएगी, जिससे इसमें त्वरण आएगा 4। इसका मतलब है कि स्प्रिंग के बल के कारण द्रव्यमान ए में त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। तो फिर क्या होगा भाई? ये 10 kg है
इसमें स्प्रिंग ने खींचा कितने बल से, Fs, कितने त्वरण से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आप बता सकते हो कि Fx क्या होगा, तो Fx होगा n, भाई जो खींच रहा है स्प्रिंग, तो जितने स्प्रिंग के अंदर जो बल होगा वो ma के बराबर होगा, क्योंकि यही स्प्रिंग तो इसको खींच रही है, रस्सी तो है नहीं। अचानक आपने 200 न्यूटन वहां लगाया, स्प्रिंग का प्रसार हुआ और स्प्रिंग ने खींच लिया इसको। तो जैसे स्प्रिंग खींची, स्प्रिंग ने बल लगाया और ये चला 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है Fs जो होगा 10 × 4 मतलब 40 न्यूटन। ये हमारा स्टेप 1 था। हमने स्टेप 1 में निकाल लिया कि ए दिया है, मास दिया है, इसका मतलब स्प्रिंग का फोर्स तो निकाल सकते हैं। अब हम स्टेप 2 पर जाएंगे और हम 20 kg के साथ यही सारी काम करेंगे। तो 20 kg को आप देखोगे कि 20 kg पर यहाँ 200 न्यूटन का फोर्स है, इस तरफ लगेगा स्प्रिंग का फोर्स, है ना, क्योंकि आपको पता है कि अब जब आप इसको खींचोगे तो स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल इस तरफ लगेगा। ओके, तो स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल इस तरफ लगेगा, है ना, और त्वरण जो भी आएगा वो ए बी होगा। ये हमें निकालना। क्या लिखेंगे हम इसको लिखेंगे, ये ज्यादा है, ये अधिक है, और ये कम है, कितना है, ये 40 न्यूटन है। तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप 200 माइनस 40 बराबर 20 ए बी। तो ए बी कितना होगा, बी में त्वरण आएगा 160 अपॉन 20, मतलब बी में त्वरण आएगा 8 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। पहले आप इसकी सहायता से स्प्रिंग का फोर्स निकालो, है ना, स्प्रिंग का फोर्स इस पर भी लगेगा, लेकिन दिशा क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। फिर से आप एमपीटी बनाकर ए बी निकाल लो, कितना आसान है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। एक टाइप का और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ये टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये एक रस्सी है और ये एक द्रव्यमान है, सपोज m1। फिर इधर लगा दी हमने स्प्रिंग और यहां लगा दिया द्रव्यमान m। फिर एक रस्सी बांधी और ये आधा, ठीक है। इसमें तनाव बल मान लिया T1 है और इसमें तनाव बल मान लिया कि, और ये है स्प्रिंग, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि निकाय साम्यावस्था में है और अचानक ए बी और ये है सी, अचानक बी व सी के मध्य जुड़ी हुई रस्सी को काट दिया जाए, तब द्रव्यमान m1 तथा m2 में उत्पन्न त्वरण के मान क्रमशः होंगे, है ना। ये आपका आंसर नहीं दे रहा हूं मैं, बस ये क्वेश्चन है। ये m1 है, ये m2 है, बीच में स्प्रिंग है, T1 T2 रस्सियां, और इस प्रकार से निकाल को जोड़ा। अब यहां से आपको इसको कट करना है। आपको पता है जैसे ही कट करोगी ये स्प्रिंग इसको क्या करेगी, बाउंस करेगी, और बाउंस करेगी जिसके कारण इन दोनों में त्वरण आएगा। तो आपको उसी क्षण त्वरण बताना है जब ये काटा जाता है। जैसे ही आपने काटा तो इसमें और इसमें एकदम से आपको पता है बीच में खिंची हुई है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग खिंची हुई है तो अचानक ये दोनों बाउंस करेंगे, तो उस समय इसका और इसका त्वरण आपको बताना है। आप सोचिए कि अगर ऐसे टाइटली बंधे हुए ये खिंची हुई है और मैं इस रस्सी को कट करूं तो क्या होगा, अच्छा इसका कितना त्वरण होगा और इसका कितना। ओके, सॉल्व करें, मैं आंसर का वेट कर रहा हूं आपको। अच्छा, मैं इसमें एक करेक्शन कर रहा हूं, इसको मैं m1 को m कर रहा हूं और इसको मैं 2m कर देता हूं। इससे क्या है, आपको एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट आ जाएगा।
अब आप इसको क्या है न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं तो m1 m2 के फॉर्म में आएगा, वो हम नहीं चाहते। इसका द्रव्यमान m है और इसका द्रव्यमान 2m है, तो द्रव्यमान m तथा द्रव्यमान 2m में उत्पन्न त्वरणों के मान के अनुसार होंगे। अब ये आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में है और आप इसको सॉल्व करें। ये टफ कैटेगरी के क्वेश्चंस के बाद बहुत टफ है ना, अभी मैंने एक दिया, मैं अगला फिर देने वाला हूं। ओके क्वेश्चन, तो आप देख लें कि कैसे करना है। इसको बोलते हैं YGS टेक्निक, क्योंकि ये टेक्निक मेरी बनाई हुई है। मैं आपको इस टेक्निक में क्या होता है, स्टेप 1 में स्प्रिंग में बल Fs मानकर साम्यावस्था, स्प्रिंग में बल Fs मानकर साम्यावस्था में इसे ज्ञात कर लें। ज्ञात करें, पहला काम तो ये। आप स्प्रिंग में इस समय स्प्रिंग में बल क्या लग रहा है ये आपको फाइंड कर लेना है साम्यावस्था में मानकर, ठीक है ना। ये स्टेप 1 होता है। स्टेप 2 क्या करना चाहिए, जिस रस्सी को काटा जाए उसका तनाव बल 0 करें, किंतु स्प्रिंग बल तुरंत 0 नहीं होता है, होगा। अतः द्रव्यमान में त्वरण A मानकर FBD बनाकर सॉल्व करें और करें जिससे त्वरण के मान ज्ञात होंगे। ये 2 स्टेप्स में आपको ये क्वेश्चंस करना है। हम इसको सॉल्व करते हैं, देखें कैसे हम लगाते हैं। क्या है, अभी ये सब निकाय साम्यावस्था, तो अगर हम m द्रव्यमान को देखें, है ना, तो m द्रव्यमान में T1 बल ऊपर है, नीचे mg है और नीचे ही स्प्रिंग का फोर्स है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अरे भाई, स्प्रिंग आप खींचोगे तो स्प्रिंग का प्रत्यावर्तन बल तो नीचे की तरफ लगेगा। स्प्रिंग अपने खिंचाव का विरोध करेगी, Fs नीचे लगेगा, mg नीचे लगेगा और टेंशन ऊपर लगेगा। और साम्यावस्था में है, साम्यावस्था का मतलब है कि T1 जो है वो हर हालत में mg प्लस Fs होगा। ओके, हम केवल द्रव्यमान A को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, द्रव्यमान A में क्या है, मास m है, T1 ऊपर है, mg नीचे है और स्प्रिंग का बल भी नीचे है। तो हर हालत में इनका आपस में संबंध होगा, T1 बराबर होगा mg प्लस Fs। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। तथा एक और समीकरण आप बना सकते हैं, क्या हम T1 को m प्लस 2m इंटू जी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, ये साम्यावस्था में है, ये स्प्रिंग का मास 0 है, तो T1 जो भी रहा होगा, T1 होगा m प्लस 2m इंटू जी। T1 इन दोनों का भारी तो है, तो आपको ये भी अटैक करना था, T1 निकालना। क्यों? क्योंकि हम Fs तभी निकाल पाएंगे जब हम T1 की वैल्यू रखेंगे। तो ध्यान से अगर इस क्वेश्चन में देखें तो T1 जो है वो 3mg है। अतः अब हम कह सकते हैं कि 3mg बराबर mg प्लस Fs। तो Fs बराबर 3mg माइनस mg या Fs बराबर 2mg। ये हमारा स्टेप 1 जो कह सकते हैं, स्टेप 1 कंप्लीट हो। इस तरीके से आपको पहले स्टेप 1 करना पड़ता है। ये m के लिए समीकरण लिखा, फिर हमने T1 का मान निकाला और इस समीकरण में रखा, जिससे हमें स्प्रिंग का बल आ गया। स्टेप 1 क्लियर। अब हम स्टेप 2 लिखने करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी जगह की कमी है। रस्सी, कौन सी रस्सी? BC रस्सी को काट। जैसे ही आप रस्सी काटोगे, आपको खुद पता है कि ये स्प्रिंग इसको वापस खींचने।
अच्छा, रस्सी को काटने से रस्सी का तो तनाव बल शून्य होता है, लेकिन स्प्रिंग का बल नहीं शून्य। स्प्रिंग झटके के साथ द्रव्यमानों को क्या कराती है, मूव कराती है, क्योंकि स्प्रिंग खिंची हुई है। रस्सी काटोगे तो इसका तनाव बल शून्य होगा, स्प्रिंग का बल शून्य होगा, और ये द्रव्यमान स्प्रिंग के बल के कारण त्वरित होते। ये बात आपको दिमाग में। तो बीसी रस्सी को काटा तो हमने कहा कि T2 शून्य होगा, किंतु द्रव्यमान Fs बल के कारण क्या होंगे, त्वरित होंगे भाई। ये Fs स्प्रिंग संकुचित होगी, इन दोनों गति कराएगी। अब सबसे पहले हम 2m को देखते हैं। आपको पता है 2m कहां भागेगा, 2m यहां भागेगा A त्वरण से, इसको अपन AB ले लें भाई। स्प्रिंग इसको वापस खींचेगी ना, आप ऐसा घर में एक्सपेरिमेंट करके देखो, इसको कट करो, ये स्प्रिंग इसको खींच लेगी। ओके, तो ये AB ऊपर है ना। अब देखें जरा कौन कौन से बल, यहाँ 2mg लगेगा और यहाँ लगेगा स्प्रिंग का फोर्स T2। तो क्या हो गया, T2 को क्या कर दिया हमने, T2 को ले लिया हमने 0, क्योंकि ये तो कट कर दिया आपने। तो T2 गायब हुआ और ये स्प्रिंग इसको झटके से ऊपर खींचेगी A तो लगाएं जरा इसमें, तो आप NLM लगाओगे तो Fs माइनस 2mg बराबर आप लिखोगे 2mAb। ये समीकरण लगा। अब ये लिखना तो सबको आता होगा। स्प्रिंग इसको Fs बल से ऊपर खींच रही है, बाहर नीचे की ओर है, तो Fs माइनस 2mg बराबर 2mAb। ओके, Fs कितना है, Fs हम निकाल चुके हैं, इसीलिए तो निकाला था। Fs कितना आया था, 2mg माइनस 2mg बराबर 2mAb। तो ये कितना हो गया, 0। तो AB बराबर 0, अर्थात B का त्वरण 0। ताक्षण ये जो त्वरण है, ये उसी समय है जैसे आपने काटा उस समय। तो ये B वाले का त्वरण 0 का मतलब ये एक्चुअल में मूव ही नहीं, क्योंकि स्प्रिंग अचानक अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। तो इसका त्वरण क्या होगा, टेक्निकली 0 होगा। ये मतलब ये एकदम से इसको काटने के बाद ये एकदम से मूव नहीं कर पाएगा। जरा A पर भी आ जाए, पुनः A पर, A के लिए भी यही करना है। M द्रव्यमान है, M द्रव्यमान है, T1 ऊपर है, mg नीचे है और स्प्रिंग का बल भी नीचे है। T1 ऊपर है, mg नीचे है, स्प्रिंग का बल ये है। अच्छा, जैसे ये कट होगी तो ऑब्वियसली ये ऊपर कहीं जाना चाहिए, तो आप लिखोगे T1 माइनस mg प्लस Fs बराबर MAa। जरा T1 की वैल्यू रखें, T1 हम निकाल चुके हैं, T1 की हमें बहुत जरूरत पड़ती है। ये है 3mg और ये भी Fs को रखोगे, Fs को कितना रखोगे, 2mg, तो ये भी 3mg हो जाएगा बराबर Ma। तो A बराबर 0, अर्थात A का त्वरण भी 0 होगा। ये इसके आंसर होंगे, दोनों के त्वरण 0 होंगे। तात्क्षणिक त्वरण 0 होंगे, जैसे आप इसको काटोगे ना, ये मूव करेगा ना ये मूव करेगा, क्योंकि स्प्रिंग खींची हुई है। अचानक स्प्रिंग क्या होगी, सिकुड़ेगी, अचानक खींचेगी, लेकिन उस समय क्या होगा, स्प्रिंग अपनी अवस्था को चेंज नहीं करेगी। तो इसका भी त्वरण और इसका भी त्वरण क्या होगा, स्टार्टिंग में 0 होगा। फिर बाद में क्या होगा, स्प्रिंग जब सिकुड़ने लगेगी, फिर ये गति करेंगे, तो वो त्वरण हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तात्क्षणिक त्वरण चाहिए, जैसे इसको काटा ये दोनों अपनी स्थिति को मूव नहीं कर पाएंगे, जड़त्व के कारण ये अपनी पोजीशन पे वहीं बने रहेंगे, क्योंकि स्प्रिंग का बल 0 नहीं होता है। इसलिए दोनों द्रव्यमानों में त्वरण 0 होगा। इनके आंसर यही होंगे, दोनों में त्वरण एक्चुअल में A00 होगा। अब मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, इससे ये चीज और क्लियर। क्वेश्चन है, निकाय साम्यावस्था में प्रारंभ में निकाय साम्यावस्था में, प्रारंभ में निकाय क्या है, तो कट रहा है। प्रारंभ में निकाय साम्यावस्था में, ठीक है, अचानक A व B के मध्य जुड़ी हुई रस्सी को काट दिया जाए, तो द्रव्यमान A तथा
बी में उत्पन्न त्वरणों के मान क्रमशः। अच्छा, अब मैंने नीचे का सपोर्ट हटा दिया है और स्प्रिंग को यहाँ जोड़ दिया। आपको स्प्रिंग देख रहे हैं कहाँ पोजीशन में है। अचानक अगर आपने ये वाली रस्सी को काट दिया, ए और बी के मध्य जुड़ी रस्सी को काटेंगे, तब इसका और इसका त्वरण क्या होगा, ये क्वेश्चन। अच्छा, आंसर स्मॉल जी के टर्म्स में होंगे। 0 0 भी होगा एक ऑप्शन, जी होगा, 0 होगा, g/2 0 होगा, 2g 0 होंगे, इस टाइप के ऑप्शंस आप स्टूडेंट एक बार फिर से समझे कि वो टेक्निक क्या थी। मैं फिर से वही टेक्निक से करूंगा सॉल्व। ये वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली उसके ज्यादा क्लियर होगा। आपको स्टेप 1 में क्या करना है, स्प्रिंग का बल निकालना है। स्प्रिंग का बल निकालने के लिए सबसे पहले आप बी को देखें। ये बी है, माना कि इसमें टेंशन टी है और इसमें स्प्रिंग का बल Fs है। तो देखें जरा बी में, बी का द्रव्यमान कितना है, m, ये लगा ऊपर टेंशन टी, mg नीचे, और साम व्यवस्था है। भाई स्टेप 1 में काटा नहीं है, स्टेप 1 में साम व्यवस्था ही होती है, मतलब ऐसा है। तो आप देख रहे हैं कि T बराबर mg होगा क्योंकि साम व्यवस्था है। साम व्यवस्था का मतलब एक्सीलरेशन जी होगा, ठीक है। तो B पर हमने देखा कि टेंशन कितना है इस समय डोरी में, mg। अब हम जरा A पर आ जाएं। ये 2m है, ऊपर स्प्रिंग का फोर्स लगेगा क्योंकि स्प्रिंग जुड़ी है ऊपरी सिरे पर, नीचे इसका भार 2mg लगेगा और साथ में नीचे तनाव बल T भी लगेगा। ये T नीचे भी तो इस पर 2mg नीचे, तनाव बल नीचे और स्प्रिंग का फोर्स स्थिर है। तो स्थिर अवस्था में क्या लिखोगे आप, लिखोगे कि Fs बराबर इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, 2mg प्लस T। हाँ, बड़ा आसान भाई, साम्य अवस्था है ना, कोई मूवमेंट तो है नहीं, तो Fs और A दोनों बराबर होंगे। क्यों ना T की वैल्यू रखते हैं। सो 2mg प्लस mg, तो स्प्रिंग का फोर्स आ गया 3mg। हमने दोनों के साम्यावस्था में NLM लगाया और स्प्रिंग का फोर्स निकाल लिया 3mg। मतलब इस समय जो खिंचाव बल है स्प्रिंग में, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, इस अवस्था में स्प्रिंग में कितना खिंचाव बल होगा। तो स्प्रिंग में जो भी बल आ रहा है वो 3mg आ रहा है। वैसे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आप ध्यान से देखो तो इस भाग में स्प्रिंग है और ये पूरा भाग में द्रव्यमान 3m लटका हुआ, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे स्प्रिंग का फोर्स होगा Fs बराबर 3mg, है ना। आप चाहे थे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। डायरेक्ट अगर आपको लिखना है इस केस में, तो डायरेक्ट Fs बराबर कितना होगा, 2m प्लस m इंटू T। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैं इसलिए बताया कि ये मेथड है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम एनएलएम में एफबीडी बनाया आपने, ये एफबीडी बनाया ना, फ्री बॉडी डायग्राम, और ये भी तो एफबीडी है। तो आप कहीं से भी करो वही आंसर आएगा। अगर लटका हुआ है, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए हैं द्रव्यमान है, तो ऐसे भी कर सकते। अब हम स्टेप 2 पर, रस्सी को काटने पर काट दिया गया तो क्या हो जाएगा, तो T 0 होगा, किंतु Fs कार्य करेगा। Fs 0 नहीं होगा, T 0 होगा, Fs 0 नहीं होगा। स्प्रिंग अपनी अवस्था परिवर्तन अचानक नहीं करेगी। न्यूटन के नियम अनुसार, प्रथम नियम अनुसार, स्प्रिंग से जुड़े हुए द्रव्यमान अचानक अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे। सबसे पहले m पर आते हैं। अब देखना b को, ये तो T जो था ये तो 0 हो गया, mg नीचे लग रहा था, ऑब्वियसली ये नीचे a त्वरण से ही जाएगा। अब तो ये कट गया ना, तो ये नीचे भागेगा कितने त्वरण से, लिखो जरा। अब आप इसको क्या लिखोगे, ये तो नीचे जा रहा, T तो पहले क्या लिखा था आपने, T माइनस mg बराबर आप लिखते m ab। अब T तो क्या हो गया 0, T बराबर क्या हो गया, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। अब चूंकि ये नीचे जा रहा है तो आपको लिखना चाहिए mg माइनस T बराबर m है। अब T क्या हो गया 0, तो m से m चला गया, तो ab बराबर क्या हो गया, ये आंसर। जैसे आप कट करोगे ये फ्री फॉल होगा यार, थ्योरेटिकली भी दे सकते हो। कट किया, फ्री फॉल होगा तो कितने त्वरण से गिरेगा, जी।
रस्सी काटोगे जी त्वरण से नीचे गिरेगा, तो कौन सी बड़ी बात। और वही प्रूफ भी होना चाहिए कि बी में जो त्वरण आएगा वो जी आएगा। अब जरा ए में आ जाए, देखना द्रव्यमान ए को हम एफबीडी बना चुके हैं। द्रव्यमान ए का एफबीडी एक बार और देख बना लेते हैं। द्रव्यमान ए का एफबीडी ये है ना, मैं यहां डायरेक्ट लिखूं, चलो इसको बनाएंगे। ये है द्रव्यमान ए और 2m। देखो इसमें स्प्रिंग का फोर्स ऊपर है, 2mg नीचे है। अच्छा, अब जो टेंशन T लग रहा था वो तो क्या हो गया, 0। पहले जो टेंशन T लग रहा था वो तो क्या हो गया, 0। अब ये बताइए कहां जाएगा, ये ऊपर की ओर भागेगा ए त्वरण से। क्यों? क्योंकि आपने ये कट किया तो ये अचानक ऊपर की ओर भाग, स्प्रिंग इसको खींचना चाहिए। तो हम देखना चाहते हैं इसको कट करते ही क्या स्प्रिंग इसको खींच पाई, अगर स्प्रिंग ने खींचा तो कितना त्वरण आया। तो जरा देखें इसमें क्या लगाएंगे, हम लिखेंगे Fs माइनस 2mg बराबर 2ma। समीकरण लिखना आ गया, Fs माइनस 2mg परिणामी बल बराबर 2m इंटू a। Fs लिखते हैं, Fs चेंज नहीं होगा, Fs क्या होगा दिखा था मैंने, किंतु Fs कार्य करेगा। Fs कितना कार्य करेगा, Fs बराबर 3mg लगेगा, लगता रहेगा। ये ध्यान रखना है, ये स्प्रिंग का एकदम मुझसे बल शून्य नहीं होता है। तो Fs को हमने लिखा 3mg माइनस 2mg बराबर 2m इंटू a। तो a का जो त्वरण आएगा, सॉल्व करें तो ये mg बचा और यहां से 2 का डिवाइड हुआ तो g/2 आया। अच्छा, इसकी दिशा भी पूछते हैं, तो जल्दी से बताएं a का त्वरण की दिशा क्या होगी। a का त्वरण होगा नीचे की ओर, होगा ना, इसका त्वरण नीचे की ओर g होगा, और इसका त्वरण कहां होगा, ऊपर की। क्यों g/2 क्यों आया, क्योंकि स्प्रिंग ने इसको ऊपर की ओर खींचा। अच्छा, कट बात आगे समझ में आपको, इसको कट किया तो mg से नीचे जाएगा, ठीक है ना mg से नीचे जाएगा, और ये 2m था, दुगना द्रव्यमान था, इसलिए ये वाला g/2 से ऊपर की ओर जाएगा। ये पूरा मैथमेटिकली आपको मैंने सॉल्व करके दिया कि ये आंसर ऐसे क्यों है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के प्रश्नों को कैसे डील किया। चलिए भाई, बस लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इसका डायग्राम बनाता हूं। ये सी पॉइंट है, इसको ए मान लेते हैं, और ये ठीक। ओके, आपकी सुविधा के लिए इसमें स्प्रिंग बल Fs है ना, इसमें तनाव बल T2 मान लो, ये T1 मान लो, जो भी। तो प्रारंभ में निकाय साम्यावस्था में है, और अचानक ए बी, या हम ऐसा कहें बी और सी, अचानक बी और सी, बी व सी के मध्य जुड़ी हुई रस्सी को काट दिया जाए, तब द्रव्यमान बी तथा ए में उत्पन्न त्वरण के मान के अनुसार। वही फॉर्मेट है, पूरा क्वेश्चन वही आप देख रहे हैं, केवल मैंने डायग्राम बदल दिया है, पोजीशंस मास की अलग कर दी। सबसे पहले हम स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, इसमें तनाव बल T1 ही Fs है, T1 बराबर Fs। भाई एक ही रस्सी है ना, ये कोई अलग अलग थोड़ी है, या तो आप T1 मानो या Fs मानो, एक ही बात है, T1 ही Fs है, ध्यान रखना। क्योंकि इसमें तनाव बल अलग अलग नहीं हो सकते, जो स्प्रिंग में खिंचाव बल होगा वही तनाव बल होगा। तो आप T1 लिख लो, Fs लिख लो, बात वही है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये 2m जो है, इसमें T1 ऊपर है और 2mg नीचे है, और साम्य अवस्था है। तो आप लिख सकते हैं कि T1 या Fs बराबर होगा, और ये 2mg। पहला स्टेप किया, कितना आसान है, बहुत आसान होगा भाई।
स्प्रिंग का तनाव बल ही डोरी का तनाव बल एक ही होगा ना, कोई अलग अलग तो हो नहीं सकता कि ये एफएस है टी1 कहां से हो जाएंगे। तो एफएस लिख लो या टी1 लिख लो, एक ही बात है। तो यहाँ टी1 लिखना थोड़ा सा समझने में आसान रहता है। यहाँ डोरी है और स्प्रिंग इस तरफ है, तो डोरी और स्प्रिंग में तनाव बल एक ही होगा, तो टी1 बराबर ही एफएस होगा। तो हम यहाँ चूंकि साम्यावस्था में, तो टी1 बराबर 2 mg लिख दिया। स्प्रिंग का बल तो आ ही गया है ना। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट स्टेप 2 पर। कौन सी रस्सी को कट करना है? ये बी सी रस्सी को काटने पर T2 शून्य होगा कि नहीं? किंतु Fx जो है कि 2 mg है, लगता रहेगा। जैसे आप इस रस्सी को काटोगे, अचानक ये स्प्रिंग नहीं सिकुड़ पाएगी। आपको पता है ना न्यूटन का फर्स्ट नियम, अगर स्थिर है तो स्थिर बनी रहेगी और गतिमान है तो गतिमान। तो ये स्प्रिंग क्या खिंची हुई है, ये अचानक नहीं सिकुड़ जाएगी, एकदम से खत्म नहीं हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगी अपने मूवमेंट को वापस लाने में, कंप्रेशन में। तो उस समय प्रारंभिक त्वरण बताना है, उसमें इसके त्वरण क्या रहेंगे। ओके, तो अब हम m द्रव्यमान पर आ रहे हैं। देखना ये m है, ये m द्रव्यमान है। यहाँ का जो T2 लग रहा था वो तो हो गया 0, लेकिन स्प्रिंग का बल जो है Fs ऊपर से ऊपर खींचेगा। कितने त्वरण से? कौन सा द्रव्यमान है? B, तो इसको AB कर देते हैं। क्या आप इसका FBD बना पाए जब आपने ये कट कर दिया? तो कट कर दिया भाई, ये ऊपर खिसकेगा, नीचे थोड़ी ना गिर सकता। ये स्प्रिंग उसको ऊपर खींचेगी, तो इसका त्वरण लिया मैंने ऊपर, द्रव्यमान m रखा, T2 हो गया 0 और स्प्रिंग का बल इसको खींचेगा। तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे Fs, अच्छा भार भी तो है mg, वो मत भूल जाना। FBD बनाओ तो सारे बल देखना पड़ते हैं। भार भी mg भी नीचे है, Fs ऊपर है और T2 0 हो गया है। तो आप लिखोगे Fs माइनस mg बराबर ma, और Fs हमारे पास ऑलरेडी 2 mg है, माइनस mg बराबर ma। तो AB जो आएगा वो आएगा कितना? आप देखें G। तो B में उत्पन्न त्वरण, जैसे आप इसको कट करोगे, स्मॉल g त्वरण से कहां चलेगा? ऊपर की, है ना। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ये सब। तो अब आप कह सकते हो कि ये वाला द्रव्यमान अचानक ऊपर की ओर g त्वरण से खींचा जाएगा। अब जरा आ जाए, ये B द्रव्यमान था, अब A द्रव्यमान को देख लेते हैं। A द्रव्यमान कहां है? ये 2m। स्प्रिंग का बल ऊपर है, स्प्रिंग का बल ही तनाव बल है, तो ये ऊपर लगेगा, ये तो लगता रहेगा। ये थोड़ा ना काटा आपने तो इसको काटा है, तो ये ऊपर लगेगा। भार कहां लगेगा? 2 mg नीचे लगेगा। और कुछ लग रहा है? और कुछ नहीं लग रहा। ये बताओ ये कहां जाएगी? जैसे ये, तो ये क्या है, नीचे जाने का प्रयास करेगी, है ना। ये जैसे ये कटेगा तो ये ऊपर जाएगा, है ना, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 mg माइनस Fs बराबर 2 ma, और या 2 mg माइनस 2 mg बराबर 2 ma। अब देखना ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब A का त्वरण 0। जैसे ही आप इसको कट करोगे, ये सिकुड़ के ऊपर की ओर भागेगा। कितने त्वरण से जाएगा? ये क्लियर है, g त्वरण से ऊपर जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गति नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्प्रिंग क्या है, लगी हुई है। स्प्रिंग इसको नीचे गिरने से रोक देगा, इसलिए 2m द्रव्यमान का त्वरण क्या होगा? 0। तो इस केस में A द्रव्यमान का त्वरण 0 होगा, जबकि B का त्वरण g। ओके, तो ये आपको टेक्निकलिटी समझ में आ गई। बहुत टफ क्वेश्चंस में आते हैं और मैंने आपको करने के तरीके बताए मैथमेटिकली कि ऐसे करना चाहिए। उम्मीद है आप सब लोग सीख चुके होंगे।